नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पहली खबर की बात करते हैं तो वह मणिपुर से आ रही है। दरअसल दोस्तों, मणिपुर में देर रात नोनी जिले में तुपला रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो गया। इस भीषण भूस्खलन के बाद भारतीय सेना के कम से कम 55 जवान और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अधिकारियों का मानना है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। बता दें कि ये घटना रात उस वक्त हुई जब जरीबाम से राजधानी इम्फाल तक जाने वाली रेल लाइन की सुरक्षा के लिए टेरिटोरियल आर्मी का एक कैंप वहां पर तैनात था। हालांकि सेना ने कहा कि फिलहाल बड़े पैमाने पर बचाव अभियान जारी है। रेस्क्यू अभियान के तहत 19 लोगों को बचा लिया गया है और घायल हुए लोगों का इलाज नौनी आर्मी मेडिकल यूनिट में किया जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वॉरियर शिपबॉर्न ALS ध्रुव हेलीकॉप्टर को लेकर। दरअसल भारतीय नौसेना और तटरक्षक के बल पिछले 18 सालों से अलग अलग मिशनों के लिए ALS का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही थी कि नेवी और कोस्ट गार्ड को एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए था जो कि डेक से संचालित हो सके, और ऐसे में HAL कई तरीके के प्रयास भी कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही थी कि HAL के द्वारा जो बनाया गया हेलीकॉप्टर है उसका साइज काफी बड़ा है, जिसकी वजह से ये हैंगर में फिट नहीं हो सकता। लेकिन अब इस कमी को दूर करते हुए HAL ने शिपबॉर्न ALS ध्रुव का सफल परीक्षण किया। दरअसल दोस्तों, HAL ने ALS का जो सेगमेंटेड ब्लेड के साथ एक व्हील वर्जन है और मेन रोटर हेड प्री-कोन कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, उसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। बता दें कि 2 सेगमेंट मेन रोटर ब्लेड्स और मेन रोटर हेड के प्री-कॉन कॉन्फ़िगरेशन को भारतीय नौसेना के द्वारा निर्देशित किया गया था। बता दें कि इस प्रोटोटाइप ने अपने जमीनी परीक्षण पूरे कर लिए थे और ये जो प्रोटोटाइप तैयार किया गया था, यानी कि प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर तैयार किया गया था, वो सेगमेंटेड प्री-कॉन MRB यानी कि मेन रोटर ब्लेड्स और प्री-कॉन MRH यानी कि मेन रोटर हेड के साथ बनाया गया था। बता दें कि इस प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर का जो RTV रन होता है, ग्राउंड रेजोनेंस टेस्ट होता है, इसके अलावा क्लैम्प पावर ग्राउंड रन होता है, उसका टेस्ट संतोषजनक पाया गया है। बता दें कि फोल्डिंग या फिर अनफोल्डिंग ऑपरेशन के लिए इनका इस्तेमाल करने से जो ज़रूरी समय होता है वो भी कम हो जाता है। इसीलिए ये जो सेगमेंटेड ब्लेड की विशेषता है ALS की, उसमें मुड़ी हुई लंबाई है जो कि इसकी चौड़ाई को कम कर देता है। और इस तरीके से ये भारतीय नौसेना के अधिकांश जहाजों पर उपलब्ध जो हैंगर है, यानी कि एक बड़ी उपलब्धि है शिपबॉर्न ALS ध्रुव की। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो BSF को लेकर आ रही है। दरअसल BSF अब काफी महत्वपूर्ण काम कर रही है सीमावर्ती क्षेत्रों में, खास करके ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए। ऐसे में दोस्तों, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि हर जगह हमारे सैनिक तैनात नहीं हो पाते हैं और कई बार तो पाकिस्तान इसका फायदा उठाकर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ, इसके अलावा हथियार तक भी भेज देता है। लेकिन अब सीमा सुरक्षा बल ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका निकाला है, जिसमें कि भारत पाकिस्तान सीमा पर जो 50 से अधिक गांव हैं, उनके सरपंचों और किसानों को ड्रोन का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ग्रामीणों को उनके खेतों के ऊपर ड्रोन के मंडराने की स्थिति में मानक संचालन प्रक्रियाओं, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं, उनके बारे में शिक्षित कर रहा है। जानकारी के मुताबिक BSF ने कई गांवों में इस तरीके के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया है। BSF ने इन गांवों के निवासियों की एक लिस्ट बनाने और किसी भी संदिग्ध तत्व को खोजने के लिए एक पहचान अभ्यास भी शुरू कर दिया है। और यही वजह थी दोस्तों कि जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार UAVs और ड्रोन भारतीय सीमा को पार कर रहे थे, तो इसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने BSF का जो अधिकार क्षेत्र था उसे 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया था। इसके अलावा BSF के महानिदेशक जी ने कहा है कि वे सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए काउंटर ड्रोन और एंटी टनल तकनीक विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो NSA अजीत डोभाल जी को लेकर आ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने कहा कि ये जो मौजूदा भू राजनीतिक घटनाक्रम है, यानी कि जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो है, इसके बीच में समुद्री सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बता दें कि उन्होंने समुद्री सुरक्षा समूह यानी कि MAMSG की पहली बैठक का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर शांति का सागर था, लेकिन अब हमको यहाँ पर कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा और हितों के टकराव नजर आ रहे हैं। उन्होंने आगाह किया है कि हमें सतर्क रहने के लिए इसकी रक्षा करनी होगी। NSA अजीत डोभाल जी ने कहा कि हिंद महासागर भारत के लिए एक बड़ी संपत्ति है। सुरक्षा के अनिवार्य सिद्धांतों के साथ हमारी कमजोरियां हमारी संपत्ति के सीधे अनुपातिक हैं। हम जितना अधिक विकास करेंगे उतना ही अधिक संपत्ति बनाएंगे, हम उतने ही समृद्ध होंगे, लेकिन उतनी ही अधिक सुरक्षा की भी जरूरत पड़ेगी। आगे डोभाल जी ने बताया कि यदि हमारे पास एक मजबूत समुद्री प्रणाली नहीं होगी तो समय आने पर भारत वो शक्ति नहीं बन पाएगा जिसका वो हकदार है। समुद्री सुरक्षा मजबूत करने का ये सही समय है। हमारे पड़ोसियों के प्रति भी जिम्मेदारी है, भले ही आपदा प्रबंधन हो या फिर उनकी सुरक्षा, ये हम कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि LAC से आ रही है। दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात सैनिकों को अब चीनी भाषा मैंडेरिन सिखाने पर भारतीय सेना ने अपना ध्यान लगा दिया है। ITBP ने इस दिशा में तेजी से काम किया है। ITBP के सैनिक इंडो तिब्बत बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और LAC पर वे भारतीय सेना के साथ मिलकर पेट्रोलिंग करते हैं।
आईटीबीपी का लक्ष्य है कि 2030 तक पूरी फोर्स यानी कि आईटीबीपी के हर जवान से लेकर ऑफिसर तक काम चलाने लायक मैंड्रिन भाषा को वो सीख लेंगे। बता दें कि भारतीय सेना ने कई सिविल यूनिवर्सिटीज और संस्थानों के साथ टाई अप किया है, जहां उनके सैनिक और ऑफिसर मैंड्रिन भाषा सीख रहे हैं। सेना ने हर साल मैंड्रिन भाषा सीखने वालों की संख्या भी बढ़ाई है। वहीं आईटीबीपी ने अपने जवानों से लेकर ऑफिसर तक मैंड्रिन की बेसिक जानकारी जरूरी कर दी है। आईटीबीपी वैसे तो साल 2017 से ही ये काम कर रही है कि जो भी आईटीबीपी में शामिल होगा उसे शुरुआती ट्रेनिंग में मैंड्रिन भाषा सिखाई जाएगी। हालांकि बीच में कोविड आ गया था, जिसकी वजह से रफ्तार धीमी हो गई। आईटीबीपी के सूत्रों के मुताबिक आईटीबीपी कांस्टेबल की 44 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है। हर हफ्ते उन्हें 3 से 4 वाक्य मैंड्रिन के सिखाए जाते हैं। इस तरह जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो वो मैंड्रिन में करीबन 100 से अधिक वाक्य सीख लेता है, जो कि एलएसी पर चीनी सैनिकों से बातचीत के लिए काफी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि बीएल को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ हाथ मिला है, जिसके तहत वे नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स को तैयार करेंगे एएमसीए प्रोग्राम के लिए। बता दें कि एएमसीए का जो डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा और ये तेजस मार्क 2 के डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने हाल ही में एक नई सुविधा भी स्थापित की है, जहां पर एएमसीए फाइटर जेट तैयार किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एएमसीए के एवियोनिक्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पर काम शुरू हो चुका है। साथ ही यहां पर लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, एयर डेटा कंप्यूटर्स, वेपन कंप्यूटर्स, रडार वार्निंग रिसीवर एंड हेड अप डिस्प्ले तैयार होगा। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि डीआरडीओ को लेकर आ रही है। दोस्तों, डीआरडीओ एक फुल्ली ऑटोनोमस मॉनिटरिंग और डिकंटेमिनेशन सिस्टम को तैयार कर रहा है, यानी कि नाभिकीय प्रदूषण को जांच करने वाला एक वाहन, जो कि एक लाइट वेट बैटरी से ऑपरेट होगा। और ये एक ऑटोनोमस व्हीकल होगा जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर, कैमरा और मैकेनिकल कंपोनेंट्स लगे होंगे। बता दें कि ये नाभिकीय प्रदूषण वाले क्षेत्र से सैंपल्स को उठाकर उनकी जांच करेगा और ये नाभिकीय प्रदूषण वाले इलाके में जाकर उसके सोर्स और उसकी लोकेशन को भी खोजेगा और इस तरीके के जो सस्पेक्टेड सैंपल्स हैं उनको इकट्ठा करके रेडिएशन प्रूफ कंटेनर में डाल देगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि इजराइल को लेकर आ रही है। दरअसल इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम ने कहा है कि उन्हें $220 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसी एशियाई पैसिफिक देश से। हालांकि उन्होंने देश का नाम नहीं बताया, जिसके तहत प्रिसीजन गाइडेंस किट एयरबॉर्न म्यूनिशन के लिए वे उपलब्ध कराएंगे। बता दें कि लेजर आधारित प्रिसीजन गाइडेंस किट, जो कि जनरल पर्पस एयरबॉर्न वॉरहेड्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी तेजी से आ रहे टारगेट्स के खिलाफ, वो भी पूरी सटीकता के साथ। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है अनमैन्ड तेजस मैक्स को लेकर। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक वर्क पैकेज जारी किया है, जिसके तहत अनमैन्ड तेजस मैक्स के लिए एक कंप्यूटर विजन टास्क सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा और ये सॉफ्टवेयर एटोल और स्टोर सेपरेशन से संबंधित होना चाहिए। एटोल यानी कि ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। बता दें कि ये तेजस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए पहला चरण है। एचएएल अब तेजस मैक्स मदरशिप पर काम कर रहा है, जो कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट का काम करेगा। कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, एडवांस क्रूज मिसाइल्स और कैट्स अल्फा लोइटरिंग म्यूनिशन के लिए। बता दें कि एचएएल और न्यू स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी का ये प्लान है कि वे कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम को तैयार करें तेजस मैक्स के लिए अगले 3 सालों के अंदर। अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है भारत के स्वदेशी लाइट टैंक को लेकर। दोस्तों, लगातार एलएनटी और डीआरडीओ लाइट टैंक पर तेजी से काम कर रहे हैं और इस बात का खुलासा खुद डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी ने आखिरकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि लाइट टैंक का प्रोटोटाइप काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे कि डीआरडीओ और एलएनटी मिलकर तैयार कर रहे हैं और पहला लाइट टैंक 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लार्सन एंड टूब्रो इस लाइट टैंक का मेन इंचार्ज होगा और जब ये लाइट टैंक अपने सभी डेवलपमेंटल ट्रायल्स और यूजर ट्रायल्स पूरे करेंगे, उसके बाद एलएनटी ही इन्हें तैयार करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना को करीबन 350 लाइट टैंक्स की सख्त जरूरत है, जिन्हें कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में तैनात किया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है यूके को लेकर। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब यूके का दौरा किया था, तब उन्होंने यूके के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत की और ऐसे में अब ब्रिटेन के डिफेंस प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर ने कहा है कि ब्रिटेन भारत को अपना इंडस्ट्रियल पार्टनर बनाना चाहता है, जिसमें कि दोनों ही देश मिलकर भविष्य की टेक्नोलॉजी को तैयार करेंगे, जिनमें कि जेट इंजन, हेलीकॉप्टर, अंडर सी टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल है और ये वो संभावित क्षेत्र है जहाँ पर दोनों ही देश मिलकर इनका उत्पादन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रॉयल नेवी और ब्रिटिश इंडस्ट्री भी इस बात के लिए तैयार हो चुकी है कि वो भारत के साथ मिलकर स्वदेशी इलेक्ट्रिक प्रपल्सन क्षमता वाले जो इंजन है उन्हें भारतीय नौसेना के साथ मिलकर बनाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट, जेट इंजन, एडवांस कोर टेक्नोलॉजी और लेजर बीम राइडिंग मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस जो सिस्टम्स हैं उन्हें भी वो भारत के साथ मिलकर तैयार करेगा।
बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और जापान को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत और जापान ने चौथे भारत जापान साइबर संवाद के दौरान साइबर सुरक्षा के सहयोग पर चर्चा की है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साइबर सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की और 5G सहित साइबर सुरक्षा और सूचना और संचार टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की भी समीक्षा की है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन के संयुक्त सचिव मोआनपुई सियावी ने किया, जबकि जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में साइबर नीति के राजदूत युताका आर्मी ने किया। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि इसरो से आ रही है। दोस्तों, PSLV C-53 ने आज 3 विदेशी उपग्रहों को लेकर श्री हरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से अपनी उड़ान भर दी है और ये सफलतापूर्वक अपने ऑर्बिट में पहुंच गया। PSLV C-53 DSEO और 2 अन्य सहयात्री उपग्रहों को दूसरे लॉन्च पैड SDSC HAR श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये PSLV ऑर्बिटल प्रायोगिक मॉडल के साथ एक स्थिर प्लेटफॉर्म के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसरो ने कहा कि यह मिशन सफल हो गया है। तो दोस्तों, ये थे अब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।